नमस्कार। देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री। आप देख रहे हैं एपीएन। देश की बात में आज हम बताएंगे नोटबंदी पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार और क्यों किया ऐसा। आम लोगों की तकलीफ पर केंद्र से क्यों मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा, ये हम आपको समझाएंगे। काले धन को सफेद करने पर रोक के लिए उंगली पर स्याही लगाने का फैसला कितना सही है, कितना प्रायोगिक है, ये तलाशेंगे। विपक्ष के तर्कश में है कितने तीर, संसद में संग्राम के लिए क्या है दोनों पक्षों की रणनीति, ये आपके सामने रखेंगे। और अखिलेश यादव ने क्यों की है काले धन की तारीफ, जनधन खाते सरकार के लिए क्यों हुए हैं सिरदर्द, ये भी आपको बताएंगे। और नोटबंदी के हफ्ते भर बाद क्यों नहीं मिली लोगों को अब भी राहत, ये हम दिखाएंगे आपको। एक रियलिटी चेक उठ रहे हैं और क्यों और कैसे कैसे सवाल। प्रधानमंत्री मोदी की अगली सर्जिकल स्ट्राइक क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और क्या है नोटबंदी का टॉप सीक्रेट, ये आपके सामने होगा आज। और कैसे है सोशल मीडिया में नोटबंदी का नज़ारा, किस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में, ये भी हम आपको बताएंगे। और इजराइल से दोस्ती और करार के भारत को क्या फायदे हैं, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत कुछ होगा इस बुलेटिन में, इस सफर में। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए बुलेटिन को। और देश में 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा मांगा कि वह यह बताए कि लोगों को होने वाली दिक्कतों के बारे में उसने क्या उपाय अब तक अपनाए हैं। अदालत में इस बाबत दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी अपनी दलीलें रखी। इस मामले में कोर्ट ने कहा, आप ब्लैक मनी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता के खिलाफ कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकता। ये जो कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। और इसके अलावा भी आज दिन भर कोर्ट में क्या रहा इस पूरे मसले पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों की दलीलों के बीच प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कुछ तीखे सवाल भी पूछे। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि कुछ खास सीरीज के नोटों को रद्द किया जा सकता है, लेकिन सभी सीरीज के नोटों को रद्द नहीं किया जा सकता। कपिल सिब्बल ने 500 रुपए के नोट पर लिखी प्रतिज्ञा भी कोर्ट के सामने पढ़ी। उन्होंने ये भी कहा कि नकदी की कमी के कारण अस्पतालों में कई लोगों की मौत हो गई। सिब्बल की दलीलों पर प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आप सिर्फ निकासी और बदलाव पर सोच रहे हैं, आप जमा करने की नहीं सोच रहे हैं। जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि वे इसे सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं और आप कारपेट बॉम्बिंग कह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने ये तर्क भी दिया कि आप पुराने नोट बदलने के लिए पहचान पत्र की शर्त नहीं लगा सकते, क्योंकि आरबीआई एक्ट की धारा 26 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब ये जो नाखून पे इंक लगाने जा रहे हैं, इसका कोई कानून के साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरे पास अगर 4500 रुपए हैं वो तो मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, लेकिन अगर और भी मेरे पास रुपए हैं जो टैक्स दे के मैंने में रखे हुए हैं, वो क्यों नहीं मैं एक्सचेंज कर सकता? ये कौन सा कानून है जिसकी वजह से ये रोक लगी जा रही है? सिब्बल की दलीलों के जवाब में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये कदम आतंकवाद और नकली नोटों को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बैंक में पैसा जमा करने की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने नोट पहले से नहीं छापे जा सकते थे और अगर छापे जाते तो सबको पता चल जाता। रोहतगी ने कहा कि जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो थोड़ा दर्द तो होता ही है। इस पर जस्टिस ठाकुर ने पूछा कि निकासी पर 4500 रुपए की सीमा क्यों लगाई गई। उन्होंने कहा कि हर दूसरे दिन लोगों का लाइन में खड़े होना पीड़ादायक है और जिस आम आदमी का काले धन से कोई लेना देना नहीं है, उसे ही सदमा लग रहा है। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि पैसा निकासी के लिए 5 तरह के पहचान पत्रों का विकल्प दिया गया है। इन दलीलों के बाद बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह नोटबंदी के बाद आम जनता को कष्ट न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं वो जवाब दें। इस मामले पर अब 25 नवंबर को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो देश आज भी कतार में रहा और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ी टिप्पणी की है सरकार के ऊपर, जाहिर सी बात है कि इससे ऐसा साफ हो गया है कि ये मसला इतना आसान भी नहीं, बेहद पेचीदा है, जिसे आम जनता
कितनी दुखी है कितनी सुखी है ये समझना भी बेहद जरूरी। लेकिन चूंकि मसला अर्थतंत्र का है तो हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, नितिन कन्वर साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर ये कहा है सरकार से कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं लेकिन जनता के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते, किस तरह से इस बयान को लिया जाए और इस पूरे मसले पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामा मांगा, एफिडेविट मांगा है, क्या ये सरकार के लिए एक राहत की कदम माना जाए या फिर अभी और मुश्किलें सरकार की बढ़ सकती हैं इस मसले पर? राशि जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ कागज पढ़ रहा था, उसमें इस पे लिखा कि यस सम मुकुल रोहतगी साहब ने बोला सम इनकन्वीनियंस टू कॉमन सिटीजन अकर एट दिस काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक इज बाउंड टू हैव सम काइंड ऑफ कोलेटरल डैमेज हैज टू बी देयर। आप देखिए आपने कैलकुलेशन नहीं करी। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, मैं अभी पहले भी था आपके उस पे सेशन में, उससे पहले 2 दिन पहले भी था। मैंने कहा आप लोगों की नीयत ठीक है, गवर्नमेंट की नीयत ठीक है, पर नीति खराब है। आपने टोटल कैलकुलेशन नहीं लगाई। देखिए आपकी टोटल आज की डेट में पॉपुलेशन 125 करोड़ है और आज की डेट में आपके बैंक अकाउंट कितने हैं? दैट इज ओनली 24 करोड़। जिसमें 24 करोड़ में से 22 करोड़ वो हैं जो जनधन में खोले गए हैं जी, जो जनधन में खोले। और ये सरकारी आंकड़े हैं जिसमें सरकार ने कहा है कि कुल मिला के लगभग 24 करोड़ अकाउंट्स हैं अभी, यानी कि 100 करोड़ जनता के पास अभी भी अकाउंट नहीं है जी। तो आप ये सोचिए कि इनको आप पैसे कैसे देंगे? आज की डेट में कोई भी व्यक्ति जो मजदूर है, कोई रिक्शे वाला है या फिर जो रोज मजदूरी करता है, रोज पैसे कमाता है, रोज पैसे लेता है जी, जो पैसे देना चाहता है, जो आज की डेट में एम्प्लॉयर है, उसके पास तो पैसे वो 100, 200, 500 रुपए ही है। 100, 200 तो है नहीं, बिल्कुल जी। 500 का नोट है या 1000 का नोट है जी, वो 3-4 दिन की दिहाड़ी इकट्ठे करके दे देता है, 500 रुपए आपके हो गए, या फिर 4 दिन के दे देता है, 500 रुपए देता है। अब होता क्या है, वो 3 दिन काम करता है, 4 दिन लाइन में लगता है जी, और ऐसे में जी 4 दिन लाइन में लगता है, लाइन में लग के वो उस दिन की दिहाड़ी खत्म कर रहा है। अब आप सोचिए कि कितना अनप्रोडक्टिव काम हो रहा है। आप नो डाउट आपका टारगेट सही था कि आप बड़ी फिश पकड़ना चाहते थे, या फिर आप टेररिस्ट फंडिंग जो हो रही है उसको रोकना चाहते थे, या फिर जो फेक नोट्स आ रहे हैं उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसके लिए आप पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। और यही कहा भी गया है कि जो टेरर फंडिंग है उसको हम रोकना चाह रहे हैं, हम ब्लैक मनी को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये तैयारी दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि जैसे नीयत तो ठीक थी लेकिन नीति गलत हो गई है। नितिन जी, आपके पास और आएंगे हम, लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें कि रोज इस मसले में नए नए नोटिफिकेशन, नए नए नियम आ रहे हैं और आज भी एक और नया नियम आया है। 500 और 1000 के पुराने नोट की बंदी और नोट बदली अभियान के बीच मंगलवार को भी सरकार ने इससे होने वाली परेशानियों से आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ ऐलान किया। अब इससे राहत कितनी मिलेगी ये अभी देखना है, लेकिन वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास मीडिया के सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि अब कुछ नए नियम आए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये देखने में आया है कि एक ही लोग बार बार अलग अलग बैंक शाखाओं में जाकर नोट बदल रहे हैं और इस तरह काले धन को सफेद किया जा रहा है। यानी कि जो लोग कतार में, चूंकि इतनी लंबी कतार आपको इसलिए दिख रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो काले धन को सफेद कर रहे हैं, इसलिए इस स्थिति को रोकने के लिए एक बार नोट बदलवाने पर नकदी निकासी करने वाले लोगों की उंगली पर ना मिटने वाली स्याही बैंकों में अब लगाए जाएंगे। ये वही स्याही होती है जब आप वोट डालते हैं तो आपकी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है जो महीनों तक आपकी उंगली पर लगी रहती है। ठीक वैसी ही स्याही अब उंगली पर लगाई जाएगी ताकि यदि आप पैसे निकालने जा रहे हैं तो सरकार को और बैंक वालों को ये पता चल सके कि आपने ऑलरेडी पैसे निकाल लिए हैं। अब ये कितना प्रैक्टिकल होगा ये देखना लाजिम है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए नितिन जी। इसके बाद इस रिपोर्ट को दिखा दूं ताकि अपनी जो हमारे दर्शक हैं वो समझ सके कि और किस तरह की घोषणाएं हुई हैं। इसके बाद आपसे इस पर विचार विमर्श भी करेंगे जी। बैंकों और डाकघरों के बाहर पैसे के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। नोटबंदी के बाद पूरे देश में बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। इसके तहत जैसी स्याही मतदान के वक्त मतदाता की उंगली में लगाई जाती है, वैसी ही स्याही अब नोट बदलवाने के बाद भी लगाई जाएगी। The benefit, the facility of withdrawal of cash is getting restricted to a smaller number of people, because when the same people come again and again, it denies the opportunity to another person or to other persons who have not been able to reach the counter or reach the ATM to get the cash. To prevent such kind of misuse, it has been decided that government would resort, the branches of banks would take resort to use of indelible ink marks for disbursement of cash.
बैंकों और डाकघरों के बाहर उमड़ रही भीड़ पर सरकार का कहना है कि एक ही आदमी बार बार बैंक जाकर नोट बदलवाने के लिए लाइन में लग रहा है। इस वजह से हर रोज इतनी लंबी कतारें लग रही हैं। सरकार ने कहा कि वो लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। माइक्रो एटीएम को यूज करके अभी कल से शुरू हो गया है। कई सारे बैंक में एक अलग से एक ग्रीन चैनल फॉर्म करके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप कैश विथड्रॉ कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम के द्वारा कैश इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि कुछ लोग अपने काले धन को सफेद करने के लिए बेकसूर लोगों को फंसाकर उन्हें बार बार लाइन में लगा रहे हैं। सरकार ने लोगों से अपील की कि वो ऐसे किसी भी तरह के दबाव से बचें। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि सोशल मीडिया पर नोटबंदी को लेकर तरह तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। लोगों को इस तरह की अफवाहों से बचना चाहिए और सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो जनता के कई सवाल ऐसे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। नोटबंदी से लोगों को हो रही परेशानी के बीच सरकार ने बैंक में नोट बदलवाने पहुंचे लोगों की उंगली में स्याही लगाने का फैसला तो ले लिया। वैसे कोई भी शख्स रोजाना एक निर्धारित राशि बैंक से निकाल सकता है। ऐसे में जिसकी उंगली में स्याही लगी होगी तो भले ही वो उस दिन दोबारा बैंक की कतार में नहीं खड़ा हो, लेकिन दूसरे दिन वो कतार में खड़ा होने का हकदार तो है। ऐसे में ये कैसे तय हो पाएगा कि कतार में खड़ा व्यक्ति नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि यदि जो बैंकों के सामने लाइन लगी है वो वैसे लोग उसमें ज्यादातर हैं जो कि काला धन को सफेद कर रहे हैं, तो एटीएम के सामने लंबी लाइन क्यों लगी है। नितिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, ये घोषणा आपने सुनी, सबसे पहला जो मुझे प्रायोगिक दिक्कत इसमें ये दिख रही है कि यदि मैं जा रही हूँ बैंक से पैसे निकालने के लिए, 4,500 रुपये में निकाल सकती हूँ, मेरे उंगली पे वो स्याही लगा दी गई। अब वो इसलिए लगाई जा रही है कि ताकि बार बार उस पैसे को कोई नहीं निकाल सके। अब दूसरे दिन यदि मैं जा रही हूँ बैंक में, तो किस तरह से बैंक इसको अश्योर करेगा कि मैंने कल पैसे निकाले हैं और फिर क्या वो दूसरे दिन मुझे पैसे देगा नहीं देगा, इसका कोई जवाब नहीं मिला है। दूसरा सवाल ये भी है कि एटीएम के सामने जो लंबी कतार लग रही है, क्या उसमें भी ऐसे लोग हैं जो काला धन को सफेद कर रहे हैं? राशि जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा दैट इज वेरी मच रेलिवेंट। मैं रादर इन्होंने क्या है कि रियल टाइम बेसिस पे जो प्रॉब्लम आती है कोई एडवाइस कर देता है, वो कहता है ऐसे कर दो आप जी। आपकी बात एकदम सही है। एक्चुअली जो पहले 4,000 रुपए निकालने की जो मियाद थी वो एक हफ्ते की ली थी, अब जो 4,500 कर दी है। आपकी बात सही है। मैं कल गया, मान लीजिए कल मैं बैंक में जाता हूँ, उन्होंने मेरे पर स्याही लगा देते हैं और मैं उसके बाद दूसरे बैंक में जाता हूँ। अब वो कैसे प्रूव करेंगे कि मैंने इस वाले बैंक से नहीं, मैंने एक हफ्ते पहले लिया, मैं कैसे प्रूव करूंगा? वो कैसे प्रूव करेंगे? वो स्याही तो महीने भर रहेगी, वो एक हफ्ते में तो निकलती नहीं है। नहीं, वो निकलती नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ। और जबकि आपकी मियाद एक हफ्ते की है। हाँ। अब मैं आज बैंक ऑफ बड़ौदा से करता हूँ, कल मैं ICICI बैंक चला जाता हूँ और उसके बाद मैं मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला जाता हूँ, तो वो कैसे चेक करेगा कि मैंने एक हफ्ते पहले विड्रॉ किया था या नहीं किया था? चलिए पहले 5 दिन 6 दिन तो लग जाएगा कि ठीक है जी कल से स्याही लगनी शुरू हुई है तो पता लग जाएगा। अगले हफ्ते कैसे चेक करेंगे? जो सेकंड दिक्कत है वो दिक्कत है, मैं शायद कल आपका ही चैनल देख रहा था रात को, उसमें कई रिपोर्ट आई थी कि एटीएम में दिक्कत क्यों आ रही है। देखिए एटीएम में दिक्कत क्या है, आज की डेट में आप जो पहले पैसे जमा होते थे, पहले 500 1000 के नोट जमा होते थे, तो करीबन एक बारी में जब रिफिलिंग होती थी करीबन 20 से 25 लाख रुपए जमा हो जाता था। अब क्योंकि आपने रिफिलिंग करनी है 100 के नोट से, 2.5 लाख से ऊपर आप एक्चुअली रिफिलिंग कर ही नहीं पा रहे। और 2.5 लाख का मतलब है कि आज की डेट में 60 बंदे आए, आपके पैसे खत्म, और रिफिलिंग करने के लिए आप हर जगह जा रहे हो, आपके पास एक्चुअली कैपेसिटी कम है। अच्छा, फिर वो जो उन्होंने 5-6 आप लोगों ने जो यूनिट्स लगा रखे हैं, जो SIS है और 4-5-6 बताए थे, तो हर के अंदर एक तरीका है कि कैसे कैसे नए एम्प्लॉय ले पाएंगे। तो नए एम्प्लॉय लेने का भी दिक्कत तरीका है। इस चक्कर में आप स्टाफ भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चक्कर में आप रिफिलिंग दोबारा नहीं कर पा रहे, इस चक्कर में लाइन ज्यादा लग रही है। जी बिल्कुल। और इस तरह के इतने सारे कंफ्यूजन है, इतनी सारी बातें हैं कि किस किस बात को सरकार क्लियर कर रही है और ये बात सभी अथॉरिटीज तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और कम्युनिकेशन गैप जिसको कहा जाए, संचार आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आज एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि जब आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने ये कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये कहा कि करंट अकाउंट से 50,000 की लिमिट दी गई है निकालने की, लेकिन अभी तक जो APN के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक बैंकों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए आज भी महज 24,000 ही करंट अकाउंट से विड्रॉ हो पाया है। क्या समझा जाए नितिन जी कि बड़ा एक फैसला लिया है सरकार ने, लेकिन उसके लिए तैयारी उसकी बिल्कुल भी नहीं है और हर दिन कुछ नया ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिसका सीधा असर
जनता पर होगा। लेकिन इससे पहले ये जो बड़ी ब्रेकिंग हमने आपको बताई है, इसको एक बार फिर से आपके सामने रखूं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से और 500 और 1000 रुपए के लिहाज से। आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 50,000 रुपए करंट अकाउंट से निकालने की इजाजत मिल चुकी है और अभी भी करंट अकाउंट जिनके पास भी है वो 50,000 तक निकाल सकते हैं। लेकिन बैंकों तक चूंकि ये बात नहीं पहुंची, बैंकों को ये निर्देश नहीं मिला था, इस वजह से आज भी करंट अकाउंट से महज 24,000 ही ग्राहक निकाल पाए और जिस वजह से जाहिर सी बात है कि और ज्यादा दिक्कतें हुई, खासकर उन सभी को जिनके पास करंट अकाउंट हैं। यानी कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सरकार जो कुछ भी कह रही है, सरकार जो कुछ भी एक्ट कर रही है, उसका जो कम्युनिकेशन है, उसका जो निर्देश है, वो उन तमाम अथॉरिटीज तक नहीं पहुंच रही है जो सीधे जनता से डील कर रहे हैं, खासकर बैंकों से। इसी तरह से आपने देखा था कि 8 तारीख को किस तरह से 8 बजे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अचानक घोषणा की कि 4 घंटे के अंदर सब कुछ बंद हो जाएगा और 500 और 1000 के नोट अवैध हो जाएंगे। और उसके बाद किस तरह की अफरा तफरी मची थी और वो अफरा तफरी अभी भी जारी है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उसकी तैयारियों के बारे में पूछा तो ये अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि करंट अकाउंट से 50,000 कोई भी निकाल सकता है, लेकिन ये निर्देश बैंकों को नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कहने के बाद भी अब तक बैंकों को कोई निर्देश नहीं है और ऐसे में वो आज का दिन भी 24,000 पर ही उन्हें रुकना पड़ा और कल ये निर्देश पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा अभी ये देखना होगा। ये बड़ी खबर हमने आपको दी और जैसे कि चर्चा चल रही थी नितिन जी आपके साथ कि करंट अकाउंट की बात है, क्योंकि एक बड़ी समस्या है। आप एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। आपने गांव के जो किसान हैं उनको भी और एक जो मध्यम वर्गीय है, उच्च वर्गीय जो लोग हैं उनको भी और यहाँ तक कि कंपनीज को भी आपने एक ही नियम से बांध दिया है। इससे जाहिर सी बात है कि इससे एक बड़ा कयोस सा मचेगा। इस तरह के जो मिसकम्युनिकेशन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आशीष जी, ये जो आप 50,000 और 24,000 वाली बात बता रही हैं तो आज मेरे साथ खुद ही हुआ है जी। मैं वहां पे मेरे को बैंक वालों को समझाता रह गया कि 50,000 की लिमिट हो गई है और वो नहीं समझे। अब एक तरीका था, मैं उनसे कन्फ्रंट करता, एंड में मैं 24,000 पे ड्रॉ करके आ गया। या तो मैं कल दोबारा लाइन पे लूंगा जी, दोबारा टोकन लूंगा, उनसे दोबारा टाइम लूंगा और आपको पता है बैंकों में लाइनें कितनी लंबी है, कितना अनप्रोडक्टिव काम कितना होगा। तो इसका मतलब सीधा असर इसका तो प्रोडक्शन पे पड़ेगा, उन तमाम कंपनीज पे पड़ेगा जो कि देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहयोग दे रही है। नितिन जी, आप ये देखिए आज की डेट में आप कर क्या रहे हैं, आप 4,500 पे लेके जा रहे हैं। 4,500 की वैल्यू का रद्दी नोट, जो सो कॉल्ड रद्दी नोट है, आप लेके जा रहे हैं। उस वैल्यू की मनी आप दोबारा लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे पूरे दिन। आप कुछ उसके बाद काम भी नहीं आपके पास। आप जो बात करें, आप जो बोल रहे हैं 50,000 मान लीजिए, मान के चलिए कल से 50,000 की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने पहली बात बोली 50,000 पे एक हफ्ते की मियाद है। अब आप सोचिए कि आज की डेट में एक छोटा व्यापारी है, मान लीजिए जो पान की दुकान चलाता है या किराने की दुकान चलाता है, उसके लिए 50,000 पे। एक रिलायंस अंबानी है, उनके लिए 50,000 है। अडानी साहब है, उनके लिए 50,000 है। एयरटेल है, उनके लिए 50,000 है। और आप कई बिजनेस तो ऐसे हैं राशिद जी जो चलते ही कैश पे हैं। कैसे कैश का मतलब ये नहीं कि 2 नंबर की इकोनॉमी पे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर। आज की डेट में छोटी लेबर से काम कराना है, ठेकेदार से काम कराना है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, उनको तो कैश निकाल के लेबर को देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 24 करोड़ अकाउंट है, बाकी 100 करोड़ जनता में से 40-50 करोड़ जनता तो ऐसी होगी जो काम कर रही होगी। तो उनको आप पैसे कैसे देते हो? कैश में। वो रोज काम करती है, रोज शाम को पैसे लेके जाती है। आप मुझे बताइए, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आज पैसे कैसे देंगे? जाहिर सी बात है कि तो क्या होगा? जी बिल्कुल। और तमाम परेशानियां हैं, लोगों को हो रही दिक्कतों के बीच आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने मंदिरों में जमा पैसों को लेकर बयान दिया है, तो वहीं जनधन खातों को लेकर भी बोले। शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरह से जनधन खातों को गलत इस्तेमाल उनका नहीं हो। इसके अलावा उन्होंने शादी ब्याह में आ रही दिक्कतों और नए नोटों के रंग छूटने जैसे मुद्दों पर फैले भ्रम पर भी बात की। शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि यदि शादी ब्याह है तो आप जो गिफ्ट दे रहे हैं वो चेक से दें। और किस तरह की बातें हुई हैं, पहले सुन लिए, इसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या असर है, इस पर चर्चा करेंगे। जनधन अकाउंट का लिमिट जो है वो है 50,000 रुपया, तो देयरफॉर अप टू 50,000 डिपॉजिट उसमें हो सकता है। और कई सारे केसेस वो आए हैं जहाँ की 49,000 मतलब डिपॉजिट हो गए हैं, तो उसके ऊपर अभी कड़ी निगाहें हम रख रहे हैं, उसको वेरीफाई करेंगे। नहीं, देखिए, शादी के बारे में हम ये कहेंगे कि जो वैसे शादी में आप जो शगुन देते हैं वो चेक भी दे सकते हैं। आप एक नया 100 रुपया नोट लेके देख लीजिए,
और उसमें भी एक छोटा सा कॉटन पीस लेके अगर जोर से उसको ऊपर रब करेंगे, उसमें से भी थोड़ा सा इंक, तो थोड़ा इंक उसमें से निकलेगा। उसका कारण ये है कि वो इंटेग्लियो पेंट जो है उसका वो नेचर वही है, अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो फेक करेंसी का एक साइन है। और आज बड़ी खबर और भी रही है। आज कोर्ट की यदि हम बात करें और कोर्ट के जो बिट बाय बिट जो पल पल चीजें हुई वो एपीएन आप तक लगातार दिन भर पहुंचाता रहा है। एक और बड़ी खबर हुई वहां पर जब मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने कहा कि लोग 4500 रुपए निकाल सकते हैं और ये जो सीमा है वो लोगों को पता है और सरकार ने इसे तय कर दिया है और बैंकों को ये पता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि बैंकों को इसका भी निर्देश नहीं मिला था और 4500 के बजाय वो 4000 ही रुपए आज लोगों तक पहुंचा रहे थे और लोगों को 4000 रुपए ही मिल रहे थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो कि सरकार के बिहाफ पर सरकार के हिसाब से बात कर रहे हैं और सरकार के एक तरह से प्रवक्ता है कोर्ट के अंदर, उन्होंने जब ये बात कही है तो जाहिर सी बात है कि पूरी सोच समझकर बात कही होगी, पूरे तथ्यों के साथ बात कही होगी, ये माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कही गई बात भी गलत निकली और दो बड़ी बातें आज अटॉर्नी जनरल ने कही, दोनों ही बातें गलत निकली और बैंकों को इसका कोई निर्देश नहीं मिला था। यानी कि बड़ा फैसला हुआ, नियत सही रही, लेकिन नीति और तैयारी अभी तक बिल्कुल लचर दिख रही है। और हमारी बात हो रही थी शक्तिकांत दास के तमाम बयानों की भी। आपने देखा कि किस तरह शक्तिकांत दास ने कहा कि यदि आप गिफ्ट दे रहे हैं, शगुन दे रहे हैं तो चेक से दीजिए। बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की बातें जो बहुत हद तक हास्यास्पद भी कही जा सकती हैं यदि भारत के संदर्भ में, भारत के सांस्कृतिक पारंपरिक संदर्भ में हम बात करें तो। लेकिन जनधन योजना की बात हो रही है, जनधन अकाउंट्स की बात हो रही है। सरकार ने कहा है कि इस पर हमारी खास नजर है। नितिन जी, जनधन अकाउंट्स को भी यदि हम मिला दें, आज मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा है कि कुल मिला के अभी तक जितने अकाउंट्स हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लगभग अकाउंट्स हैं। अब 125 करोड़ की जनता में यदि 25 करोड़ अकाउंट हैं भी तो 100 करोड़ जो जनता है उनके पास अकाउंट नहीं है। ऐसे में ये ब्लैक मनी के लिए ये बड़ा ये सब कुछ हुआ है और ब्लैक मनी वापस लाने के लिए सब कुछ हुआ है। कितनी सच्चाई इसमें मानी जाए, कितनी वास्तविकता? देखिए, दो चीजें। पहली बात तो मैं शशिकांत जी ने बोला कि आप शादी की बात की, उन्होंने शादी में, पहले मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि आप चेक से दे दें। मुझे तो इनसे पूछना चाहिए आज तक आपने कितने चेक, कितनी बार आप कहीं पे गए हैं उन्होंने चेक से दिए पेपर? जी, और बाजे वालों को भी चेक से देंगे, सब्जी वालों, खाने वालों को भी चेक से देंगे। आप फिर सोचिए कि क्या पहले मैं चेक इकट्ठे करूंगा, फिर चेक बाउंस होंगे, फिर मैं एक एडवोकेट को हायर करूंगा, फिर वो कहेगा जी कंसेशन तो था ही नहीं, शादी के रूप में दिया था, वो चेक बाउंस हो गए। जी, और इस पे मुझे याद आ रहा है, बहुत जल्द हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे नितिन जी, आपके पास भी वो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप इस तरह की तस्वीरें आई होंगी, फेसबुक पे आपकी भी आई होंगी कि दूल्हा दुल्हन खड़े हैं और साथ में एक क्रेडिट स्वाइप करने का मशीन लेकर खड़े हैं, तो शायद वो भी प्रैक्टिकल हो जाए। प्रैक्टिकल हो जाएगा। अच्छा, जो हम जनधन की बात कर रहे थे कि जनधन में 49,000 से ऊपर जमा होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति 49,000 से ऊपर, देखिए आयरनिकल है, दोनों चीजें आयरनिकल है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 2.5 लाख रुपए तक जमा करा दो, मैं ये मान के चलूंगा आपकी पिछली सेविंग है, चाहे लेडीज जमा करा दें, कुछ भी करा दें, और मुझे लगता है 2.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट ही है जी। आज की डेट में कोई भी लेडी है, अगर मान लीजिए 20, 25, 30, मतलब आज की डेट में वो उसे 50 साल की, 40-50 साल की है, तो इतना पैसा धीरे धीरे करके जुड़ा लेती है, क्योंकि मेरे को कल को अपने बच्चों की शादी करनी है, कल को वो कोई बीमार होती है तो इतना पैसा इकट्ठा कर लेती है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं 49,000 से ऊपर जमा नहीं करने दूंगा, क्योंकि जनधन, अगर कोई जनधन की प्रॉब्लम ये है, 49,000 से जैसे जमा होगा तो जो एलपीजी स्कीम है, जो सब्सिडी आती है, वो सब स्कीम खत्म हो जाएगी। अब आप देखिए, बहुत ऑरेनिकल हो गया, मैं पैसे जमा नहीं करा पाऊंगा, या 2 लाख रुपए खो दूं, 2 लाख रुपए खोदूं, क्योंकि 2 लाख रुपए खराब हो जाएंगे मेरे, या फिर मैं एलपीजी का जो मेरे को जो स्कीम का जो बेनिफिट आप सब्सिडी का स्कीम दे रहे हो वो भी चला जाएगा। आप देखिए, बहुत अरेनिकल हो गया। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो मिसयूज क्यों करेगा कोई व्यक्ति? ऐसा हो सकता है कि मैं उनके अकाउंट में पैसे डाल दूं और बोलूं पैसे, मुझे पैसे मत देना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और तमाम तरह के इसमें देखा जाए तो विरोधाभास है, जब से ये फैसला लिया गया है उसमें तमाम तरह के विरोधाभास है। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी इस पर काफी जानकारी लेना चाहा कि जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसके लिए क्या उपाय है सरकार के पास, और तमाम दावों और इरादों के बाद भी लोगों की दिक्कत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल आज का दिन भी अफरा तफरी भरा रहा, लोग नए नोट पाने के लिए बैंकों पर भटकते रहे, लेकिन बहुतों के हाथ लगे सिर्फ निराशा। कहीं बैंक से पैसे खत्म हो गए तो कहीं बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी बुलाई गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन पुराने नोट बदलवाने के लिए गांधीनगर के एक बैंक में पहुंची। इसको क्या समझा जाए, ये आगे चर्चा करेंगे। 500 और 1000 रुपयों के नोट बंद करने के ऐलान के बाद से देश भर में बैंकों और डाकघरों के बाहर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है।
एटीएम मशीनों के बाहर भी लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। काले धन और जाली नोटों के खिलाफ सरकार के इस कदम का स्वागत तो हर किसी ने किया है, लेकिन निकासी और जमा को लेकर आम लोगों में गुस्सा भी कम नहीं है। खाद बाबू नहीं मिलता है साहब, दिया नहीं मिलता है, पैसा जो बैंक में है निकलता नहीं है। बहुत दिक्कत होता, 500 नोट लेता नहीं है, कहाँ से हम रोजगार कर जाये। बैंकों के बाहर भारी भीड़ और एटीएम मशीनों में पैसों की कमी है। आम लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो रहा है। लोग परेशानी उठाकर भी सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। परेशानी तो कोई नहीं है, ये तो समझी हुई चीज है और मतलब जो भी है इसको झेलना है और उसको करते जाना है। परेशानी तो कुछ दिन हो रहा है अभी, तो फैसला तो आगे चल के बहुत बढ़िया साबित होगा। देश नोट बदलने के लिए कतार में खड़ा है। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंची। गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हीराबेन ने 4,500 रुपए बदलवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो दिक्कतें केवल शहरों में नहीं बल्कि दूर दराज ग्रामीण इलाकों और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात तो छोड़ ही दे, देश के मेट्रो शहरों में भी लोगों को नोट बदलवाने या अपने ही पैसे निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये देखिए रिपोर्ट और इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर सरकार कितनी तैयार थी इस फैसले के लिए। देश कतार में खड़ा होकर पाई पाई का हिसाब दे रहा है। पैसों को लेकर बैंकों और डाकघरों में मारामारी है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से अब तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। जमा और निकासी के लिए लोगों की भीड़ जस की तस है। सरकार का कहना है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इन सब के बीच लोगों की दिक्कतों में कमी नहीं है। लखनऊ में भी एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। उम्मीद आज मिलने की है, पहले टाइम में आज तक तो कोई चेंज हुआ नहीं मेरा। रोज मैं लगातार लाइन लगा रहा हूँ बैंकों में। 10:30 बजे तक बोला आने के लिए, 10:30 तो गुजर चुका है जी। 10:30 बजे तक बोला था, उसके बाद से कोई इन्फॉर्मेशन। अभी एटीएम में पैसा नहीं है। अच्छा, आप कब से यहाँ खड़ी हैं? हम 8:30 बजे से। देश की आर्थिक नगरी मुंबई में भी हाल कमोवेश यही है। यहाँ भी लोग पैसे के लिए तरस रहे हैं। बैंकों और एटीएम के आगे भारी भीड़ है और एटीएम मशीनों के काम ना करने की वजह से मुंबईकरों को मायूस लौटना पड़ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बेहाल है, तो देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी कुछ कम नहीं है। यहाँ भी लोग घंटों खड़े होकर पैसों के लिए लाइन लगाने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब घंटों और कई बार 1-2 दिन लाइन लगने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिलते। अपने ही पैसों के लिए घंटों लाइन लगाने से लोग नाराज हैं, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली है कि सरकार काले धन पर लगाम लगाने के मकसद से काम कर रही है। हालांकि इस कोशिश का कितना असर होगा, इसका पता कुछ दिनों बाद ही चल पाएगा। मुंबई से दिवाकर के साथ लखनऊ से खुर्रम निजामी की रिपोर्ट, APN। तो ये सारी लंबी कतारें कुछ मेट्रो शहर या कुछ गांवों की कहानी नहीं है, बल्कि देश भर में नोटों की किल्लत जारी है और लोग परेशान हैं। एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। केंद्र सरकार के सभी इंतजाम अभी तक नाकाफी साबित हो रहे हैं। पैसों की किल्लत की वजह से शादियां टूट रही हैं, इलाज नहीं मिलने से लोगों की मौत हो रही है। देखिए आज देश का पूरा हाल क्या रहा और किस तरह की परेशानी लोगों को रही। एटीएम के आगे कतार दर कतार देख सरकार भी दबाव में है और जनता को राहत देने का हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसकी कवायद में बीते दिन ये ऐलान किया गया कि एयर टिकट, रेल टिकट में भी अब पुराने नोट 24 नवंबर तक चलेंगे। एक हफ्ते से देश भर में नोटों की मारामारी है। आइए सुनते हैं कि आखिर लाइन में लगे दिल्ली वासियों का क्या कहना है। कल भी आया था, कल 2000 रुपए दिए, लाइन खत्म हो, पैसे खत्म हो गए, चला गया। अब फिर लगा हुआ 4 बजे से आया था, जग के 5 बजे यहाँ खड़ा हुआ लाइन। 12 बजे से लगे हुए हैं। जब आएंगे देखेंगे तो 10 आदमी पहले वैसे चले जाएंगे। हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी है यहाँ तो। मोदी ने ये अच्छा नहीं किया। शहरों में लोग एटीएम से राहत ढूंढते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस आपाधापी में दूर दराज गाँव में रहने वाले किसानों की परेशानियाँ बेतरतीब बढ़ गई हैं। खाद बाबू नहीं मिलता है साहब,
दिया नहीं मिलता है। पैसा जो बैंक में है निकलता नहीं है। न जमा होता 500 का नोट, 1000 का नोट। खेते में किसानी काम करता ही, मान ला आलू बोए बा, लहसुन बोए बा, कुछ भी कौनो मानो सब्जी बोए बा, ओके बहुत दिक्कत होता। 500 नोट लेता नहीं हमें, बड़ा परेशानी हो रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, देश के लिए ये बढ़िया काम हुआ है, इससे हम लोग सब सहमत हैं। नोटबंदी के फैसले ने इलाहाबाद में एक बैंक कर्मी की जान ले ली। बैंक कर्मी के परिवार वालों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से बैंक में 17-18 घंटे काम करने के दबाव में उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। परिवार के लोग मोदी सरकार की नोटबंदी की योजना को कोस रहे हैं और उसे ही पीयूष की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। इन दिनों से बैंक का प्रेशर इतना ज्यादा था, हमको 1-1, 1:30 बजे रात लौट रहे हैं, तो प्रेशर की वजह से ही हुआ है जो भी हुआ होगा। हाँ, बस लेट से आते थे, थोड़ा स्ट्रेस रहते क्योंकि लोड है, काम करना होता था, तो इसलिए बस, और कुछ नहीं हुआ था। नोटबंदी से एक और जहां आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब पैसों की कमी से लड़कियों की शादियां टूट रही हैं। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर के देवबंद में सामने आया है। यहाँ नोटबंदी के चलते बेटी की शादी में कार न देने पर लड़के पक्ष के लोग ऐन मौके पर बारात लेकर वापस चले गए और निकाह से मना कर दिया। शाम के टाइम उन्होंने फोन करा कि हमें 4 पहियों की गाड़ी चाहिए और बारात को हमारी नाश्ता चाहिए, बारात लेके गए। सरकार का ये फैसला कालेधन के कुबेरों पर क्या असर डालेगा, ये तो बात बाद में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल आम लोग केंद्र सरकार के इस फैसले से खासे परेशान हैं। और न केवल दूर दराज गाँवों में, शहरों में या फिर मेट्रो शहर में ही ये परेशानी हो रही है, लेकिन दिल्ली का दिल कहा जाने वाला सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर है, वहाँ पर भी नोटबंदी से तकलीफ होती रही और बड़े बड़े वकील भी और जज भी लाइन में लगकर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एपीएन के पास, जिसमें आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े वकील भी कतार में लगकर 4,500 रुपये निकालने के लिए कतार में दिन भर लगे रहे और फिर भी उन्हें पैसे नहीं मिले। और बहुत बड़ी लंबी लाइन जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर यूको बैंक है, जिसमें बहुत ज़्यादा अकाउंट्स नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी इतनी लंबी लाइन, क्योंकि बैंक के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। और बैंकों के पास ये हाल पूरे देश का है, न केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का यही हाल है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन और किस तरह की अफरा तफरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई भी थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने जो भी बातें कही वो बैंकों तक पहुंची ही नहीं थी। बहरहाल इन तस्वीरों के बाद हम आगे बढ़े और नोटबंदी से तकलीफ झेल रहे ज़्यादातर लोग अभी तक धीरज से काम ले रहे हैं, लेकिन आगे कितने देर तक धीरज रखेंगे ये जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी जो संशय है वो भी हम आपको समझाते रहेंगे और अपने दर्शकों को हम बताएंगे ज़रूर। हमारे साथ नितिन जी मौजूद हैं। नितिन जी, ये तमाम दिक्कतें तो हम देख रहे हैं, एक और जो संशय है जो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि टैक्स कितना लगेगा। सरकार बार बार अपील कर रही है कि पैसे जमा कर दो, पैसे जमा कर दो, आप इतना उसने कंट्रोल लगा रखा है कि इतना निकाल सकते हैं। आने वाले समय में जब सभी अपना ITR भरेंगे, टैक्स कितना लगेगा और किस तरह से इन सब चीज़ों का सफाई वो दे पाएंगे? आशीष जी, देखिए, जहाँ तक टैक्स की बात है, टैक्स में आप सीधा माने कि अगर मेरे पास पैसे, आज के पैसे हैं, आज जो मैंने कमाए हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 16-17 में कमाए हैं और मैं पैसे जमा करा रहा हूँ इनकम टैक्स मतलब अपने बैंक के अंदर, मैं प्रॉपर अपना 10, 20, 30 जो मेरा स्लैब रेट है, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और कंपनी है तो क्योंकि देयर इज मेनी कंपनीज जिनकी सेल, कई लोगों की सेल ही कैश में, वो कैश जमा करा रही है, अगर वो सोर्स अपना 16-17 का दिखाती है और प्रॉपर टैक्स से कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बातें हो रही है कि टैक्स में 200% की पेनल्टी लग जाएगी, इसकी लग जाएगी, ये सब मनगढ़ंत है। या तो इस बात को उठाया गया है या ये ट्वीट किया जा रहा है कहीं से किसी के द्वारा भी, अगर ऑफिशियल है अनऑफिशियल है वो गलत तरीका है। आप लोगों को डराए नहीं, धमकाए नहीं। टैक्स, देखिए, मैं हमेशा ये इस फेवर में रहा हूं कि टैक्स फ्रेंडलीनेस हैज टू बी देयर, सर्टेनिटी ऑफ टैक्स हैज टू बी देयर, और ये नहीं होना चाहिए कि आप डरा धमका के पैसे ले लो। जी बिल्कुल। पर टैक्स टेररिज्म के मैं खिलाफ हूं, टैक्स टेररिज्म नहीं होना चाहिए। ये जो आज से पहले, मतलब ये जो मॉनेटाइजेशन से पहले कुछ भी हुआ, चाहे IDS आया, कुछ भी बहुत अच्छे तरीके से आया। इन्होंने CBDT के सर्कुलर इतने अच्छे लेके आए, जहां पे इन्होंने बोला लिटिगेशन नहीं होगा, 15% टैक्स जमा करा दो। इन्होंने बोला जी इस तरह का कोई भी चीज है आप सारे केस वापस ले लो। इन्होंने करीबन कई लाख केसेस वापस भी लिए वहां से, ITAT हाई कोर्ट से, बहुत अच्छी बात है। पर ये जो हो रहा है,
जो आप डरा रहे हो, धमका रहे हो कि 200% पेनल्टी लग जाएगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप पैसे जमा करेंगे लेकिन हम इतना पेनल्टी लगाएंगे। हर कोई कैमरे की जद में है और जो भी पैसे जमा करने आ रहा है उसको कैमरे की जद में हमने रखा है। यहाँ तक कि जो कतार में लोग लाइन लगा के खड़े हैं उसमें कई ऐसे हैं जो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों से जनता का जो उत्साह है, जो ये समझ रही है कि प्रधानमंत्री ने किसी एक बड़ी कॉज के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए ये सब कुछ लागू किया है, उसका उत्साह कहीं ना कहीं डर में बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस पूरी चर्चा के लिए मेरे साथ। और न केवल जनता बल्कि विपक्ष है वो भी इसी मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी में लग गई है। बैंकों और डाकघरों में जमा निकासी के लिए आए लोगों की उंगली पर स्याही लगाने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने निशाना साध लिया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के अलावा कांग्रेस ने भी इस कदम को गलत बताया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार का ये कदम पूरी तरह से गलत है। कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने काले धन पर देश से जो वादा किया था उसे पूरा करने में वो पूरी तरह से नाकाम रही है। जब 8 तारीख को उन्होंने निर्णय लिया तो बोले 2-3 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। फिर ये जापान चले गए और अब आकर कहते हैं कि हमें 50 दिन दीजिए कि मोहलत दीजिए। हम क्यों इन पे विश्वास करें? 80 लाख करोड़ वापस नहीं आया। 15 लाख करोड़ जो उन्होंने आम आदमी के अकाउंट में डालना था वो नहीं आया। 15 लाख। तो अगर इतना ही असत्य हम सुन चुके हैं इनसे, तो आज हम इन पे विश्वास क्यों करें? और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने अर्थशास्त्री का सहारा लेते हुए कहा कि मंदी में काला धन ही अर्थव्यवस्था को बचाता है, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था को। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि वो काले धन के खिलाफ हैं और इस बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर तक जो कोई भी जमीन की रजिस्ट्री कराना चाहता है उसके लिए घोषणा की कि वो चाहे तो पुराने यानी कि 500 और 1000 के नोट के साथ ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकता है। मैं खिलाफ हूँ काला धन ना आए। कभी कभी अर्थव्यवस्था के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि रिसेशन हो या कभी कभी जो दुनिया की वजह से जो अर्थव्यवस्था खराब होती है देशों की, तो कभी कभी अर्थशास्त्री ये कहते हैं क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है जो अर्थव्यवस्था पे कभी कभी नुकसान वाला आता है। और एक या दो दल की बात नहीं है बल्कि संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। ऐसे में नोटबंदी के विरोध में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए एकजुट दिख रहा है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह सत्र वैसे भी ज्यादा हंगामा खेज होने के आसार हैं। इस सेशन में जीएसटी समेत 9 बिल पेश होने वाले हैं। उधर सरकार भी विपक्ष को अलग थलग करने की रणनीति बनाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र से करीब एक हफ्ते पहले ही सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। विपक्ष का आरोप है कि इससे आम जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और टीएमसी पहले ही इस पर विरोध जता चुकी हैं। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी नोटबंदी पर बहस के लिए दोनों सदनों में नोटिस दे चुकी है। ममता पहले ही कह चुकी हैं कि सीपीएम से टीएमसी का लाख विरोध हो, लेकिन इस मुद्दे पर उसका साथ लेने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस भी नोटबंदी पर काम रोको प्रस्ताव लाने को तैयार है। कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने इस पर संसद में नोटिस दिया है। मंगलवार को कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक भी बुलाई। इस सिलसिले में बुधवार को भी बैठक होगी और हम लोगों ने ये तय किया है कि एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी होगी। चाहे कितना भी प्रयास सरकार अपोजिशन यूनिटी तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं और जो भी मुद्दे राष्ट्र हित में हैं उन मुद्दों को हम लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे। सरकार ने जो कदम उठाया है तो काले धन को हम लोग भी चाहते कि उस पर हमला हो, वो काला धन भीतर का हो और चाहे बाहर का हो, उस पर कारगर बहस होना चाहिए। सरकार ने अपने तरफ से कदम उठाया है। मेरा निवेदन उनसे है कि भाई हम लोगों की भी सुन लो। केंद्र सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि वो नोटबंदी के मुद्दे पर नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। वो नोटबंदी का विरोध करने वाले दलों को काले धन के समर्थक साबित करने की तैयारी में है। बहस के लिए, चर्चा के लिए पूरा उपयोग करे और राष्ट्र हित के और जन कल्याण के हित में जो मुद्दे हैं
वो सारी मुद्दे उठाए और उसमें चर्चा करें। शीतकालीन सत्र के दौरान भोपाल में सिमी आतंकियों का एनकाउंटर और 3 तलाक का मसला भी गरमाने के पूरे आसार हैं। 3 तलाक के मसले पर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार इसके जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी 3 तलाक के मसले को महिला अधिकारों की हिफाजत करना बता रही है। जेडीयू कश्मीर के हालात और पाकिस्तान पर सरकार की नीति का मसला भी उठाएगी। 16 दिसंबर तक चलने वाले सेशन में 22 बैठकें होनी हैं। इसमें जीएसटी पर 3 बिल पास होने हैं। एक सेंटर का जीएसटी बिल है, दूसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल और तीसरा जीएसटी से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई तय करने वाला बिल है। कुल 9 बिल पेश होने हैं। इनमें सरोगेसी रेगुलेशन, नेवी ट्रिब्यूनल बिल 2016, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल, डिवोर्स अमेंडमेंट बिल 2016 और स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेशन अमेंडमेंट बिल 2016 भी शामिल है। सेशन के दौरान 2 बिल पर लोकसभा में चर्चा हो सकती है जो राज्यसभा में पास हो चुके हैं। इनमें मेंटल हेल्थ केयर बिल 2016 और मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट बिल 2016 शामिल हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 15 नए बिल भी पेश किए जा सकते हैं। सरकार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में सुधार लाने के लिए ऑर्डिनेंस पास करने पर भी जोर देगी। दिसंबर में केंद्र ने 50 साल पुराने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में सुधार के लिए चौथी बार ऑर्डिनेंस पास किया है। ये कानून पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जा चुके लोगों की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर और मालिकाना हक से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आगे देखेंगे कि इजराइल और भारत की दोस्ती क्या रंग दिखाएगी और साथ ही ये भी कि एनजीटी ने क्यों लगाम लगाई है सरकार पर। लेकिन इस वक्त देखिए नेशनल टॉप 5 खबरें। नोट बदलने के लिए लगी लंबी लाइनों के बीच बीजेपी नेता राम माधव ने लाइन में लगने को देशभक्ति का इम्तिहान बता डाला। राम माधव ने ट्वीट में लिखा कि इन दिनों हम यह सब लंबी लंबी लाइनें बहुत देख रहे हैं। यह देशभक्ति का इम्तिहान है, वरना सामान्य दिनों में तो हर कोई देशभक्त बनता है। विस्फोटक बल्लेबाज से कमेंटेटर बने वीरेंद्र सहवाग ने 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी पर कमेंट किया है। सहवाग ने ट्वीट कर कहा, अगर लांस नायक हनुमंत थप्पा खुद को बचाने के लिए 6 दिनों तक 35 फीट बर्फ के नीचे -45 डिग्री सेल्सियस तापमान में इंतजार कर सकता है, तो क्या हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ घंटे लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं कर सकते। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर नेपाली लोगों के पास पड़े पुराने भारतीय नोटों को नई मुद्रा में बदलने के लिए मदद का आग्रह किया है। मोदी के साथ फोन पर 5 मिनट की बातचीत के दौरान प्रचंड ने उनसे कहा कि नेपाली लोगों के पास 500 और 1000 रुपए के पुराने भारतीय नोट का बड़ा भंडार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने के लिए उत्साहित है। पीएम मोदी का मानना है कि ट्रंप से उनके रिश्ते अच्छे हैं और आने वाली उनकी रिपब्लिकन सरकार भारत के साथ मिलकर काम करेगी। मोदी सरकार फरवरी के बाद पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करने जा रही है। पासपोर्ट बनवाने के दौरान आने वाली परेशानियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, उन्हें दूर करने का काम जारी है। इसके अलावा भविष्य में माइक्रोचिप वाले ई पासपोर्ट तैयार किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है। और अब बात अदालत की दुनिया का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त 11 एडिशनल जजों ने आज शपथ ले लिया। राज्यपाल राम नाईक ने नए जजों को शपथ दिलाई। नए जजों के शपथ के बाद हाई कोर्ट में 87 जज हो गए हैं। ये सभी नियुक्तियां पदभार संभालने के दिन से 2 साल तक रहेंगी। इसमें 3 वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं। नए जजों में से 2 इलाहाबाद और 1 लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। बाकी 8 की नियुक्ति प्रमोशन से की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों के कुल 160 पद हैं। 11 नए जज नियुक्त होने के बाद भी अभी भी 65 पद खाली हैं। और अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी वकीलों की नियुक्ति को रद्द करने और DERC चीफ को हटाने की अर्जी पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार ने वकीलों की नियुक्ति से पहले या बाद में LG से अनुमति नहीं ली। इस मामले में दिल्ली सरकार ने 6 याचिकाएं दाखिल की हैं।
उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को आवंटित सरकारी बंगलों को लेकर यूपी सरकार के नया कानून बनाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और यूपी सरकार को 4 हफ्ते में इसका जवाब दाखिल करना है। पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगला खाली न कराने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में नया कानून बनाया था। गंगा की सफाई पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने निर्देश दिया कि आज से गंगा की सफाई पर 1 पैसा खर्च नहीं होगा। अगर कुछ खर्च होगा तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर ही होगा। ट्रिब्यूनल ने नमामि गंगे योजना पर खर्च की मनाही की है। अदालत ने कहा कि बिना प्लान के फंड खर्च हो रहा है। साथ ही एनजीटी ने यूपी प्रदूषण बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। कल अधिकारियों को पेश होने के लिए आदेश दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल की सहमति के बिना किसी प्रोजेक्ट पर खर्च नहीं होगा। बिहार के चर्चित सेनारी नरसंहार मामले में जहानाबाद जिला कोर्ट ने 15 दोषियों में से 10 को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। वहीं 2 दोषी अभी भी फरार है। इससे पहले कोर्ट ने 20 दोषियों को बरी कर दिया था। 70 आरोपियों में से 4 की मौत सुनवाई के दौरान हो चुकी है। 18 मार्च 1999 की रात नक्सली संगठन उग्रवादियों ने सेनारी गांव को चारों ओर से घेर लिया था और 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिसाड़ा कांड की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। बिसाड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गौ हत्या की सूचना मिलने पर 1 लाख की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। याचिकाकर्ता संजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दरअसल संजय सिंह का बेटा विशाल सिंह इस मामले में आरोपी है। और अब बात भारत और इजराइल के संबंधों की। इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन ने 6 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन भारत और इजराइल के बीच समझौतों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के साथ मिलकर लड़ने की सहमति जताई है। इशारों ही इशारों में पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 20 साल में इजराइल के किसी राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। इस दौरान भारत और इजराइल के बीच कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल के राष्ट्रपति का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। रक्षा संबंधों सहित कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों की भागीदारी अहम है। President and I agree that promoting people-to-people contact, which has a long history in our shared priority. Excellency, 2.5 decades of our friendship has brought rich dividends from both our nations. भारत और इजराइल के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है, ये एक वैश्विक चुनौती है। इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। We recognize that terrorism is a global challenge, knows no boundaries. One of the countries of its origin and spread is in India's neighborhood. We agree that the international community must act with resolve and determination against terror networks and states that harbor them. दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और इजराइल को आतंक की धमकी मिलती रहती है, क्योंकि हम स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। इस मौके पर इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन ने कहा कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इधर भारत और इजराइल के संबंध दिनों दिन बेहतर होते जा रहे हैं। खासकर रक्षा के क्षेत्र में भारत इजराइल से काफी मात्रा में हथियार और उपकरण खरीदता है। भारत और इजराइल के बीच संबंध 90 के दशक से अभी बेहतर हुए हैं। डालते हैं एक नजर कि कैसे रहा भारत और इजराइल के संबंधों का सफर। 1992 तक भारत और इजराइल के बीच किसी प्रकार के संबंध नहीं रहे। इसके 2 प्रमुख कारण थे। एक तो भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था जो कि पूर्व सोवियत संघ का समर्थक था और इजराइल को मान्यता नहीं देता था।
जबकि दूसरा कारण ये था कि भारत फिलिस्तीन की आजादी का समर्थक रहा। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जोरदार जीत के बाद भारत और इजराइल के संबंध नए स्तर तक पहुंच गए। 1990 के मध्य से भारत और इजराइल के बीच सैन्य संबंध सबसे अहम रहे हैं। बीते एक दशक के दौरान दोनों देशों के बीच करीब 670 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। मौजूदा समय में भारत सालाना करीब 67 अरब से 100 अरब रुपए के सैन्य उत्पाद इजराइल से आयात कर रहा है। 1999 के करगिल युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले लेजर गाइडेड बम और मानव रहित हवाई वाहन इजराइल ने ही भारत को दिए थे। संकट के समय भारत के अनुरोध पर इजराइल ने बेहद तेजी से ये कदम उठाया, जिसके बाद इजराइल ने खुद को भारत के लिए भरोसेमंद हथियार आपूर्ति करने वाला देश के तौर पर स्थापित किया और इससे दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए। अगर लड़ाकू विमानों को छोड़ दें तो इजराइल ने भारत को कुछ अहम हथियार उपलब्ध कराए हैं। मौजूदा समय में इजराइल मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, यूएवी, टो लेने वाली तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाली तकनीक भारत को मुहैया कराता है। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में से ज्यादातर इन्हीं सैन्य उत्पादों से संबंधित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात पाकिस्तान की करते हैं। रविवार को भिम्बर सेक्टर में 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश भारत की चालों के सामने झुकने वाला नहीं है और वो हर तरह से जवाब देगा। नवाज शरीफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के सब्र को उसकी कमजोरी समझने की गलतफहमी नहीं पाली जाए। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक LOC पर जारी तनाव के बीच शरीफ ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की है। इस मीटिंग में नवाज ने कहा कि अगर जंग जैसे हालात बनाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान अपनी रक्षा करने और हालात से निपटने की काबिलियत रखता है। और अब चलिए अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की पूर्व डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि उनके पार्टी के सदस्यों को विभाजित या निराश नहीं होना चाहिए। हिलेरी ने साथ ही 8 नवंबर के चुनाव में हुई हार के कारणों का विश्लेषण करने की जरूरत पर भी जोर दिया। अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच संबंध सामान्य करने को लेकर सहमति बनी। एक बड़ी तेल कंपनी को मदद पहुंचाने के आरोप में रूस के इकोनॉमी मिनिस्टर एलेक्सी उल्यूकायेव को हिरासत में ले लिया गया है। रूस की बड़ी ऑयल कंपनियों में शुमार रोसनेफ्ट से एलेक्सी ने $2 मिलियन की 14 नवंबर को रिश्वत ली थी। मोरक्को के शहर माराकेश में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ता धरती के तापमान को 1.5 डिग्री से अधिक न बढ़ने देने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वही विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि यह साल अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है। चीन में गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए एक कंपनी ने अनोखा तरीका निकाला है। कंपनी मिनरल वाटर की बोतल पर गुमशुदा बच्चों का बायोडाटा प्रिंट कर रही है। इस पर उनके फोटोग्राफ, पेरेंट्स का नाम और फोन नंबर लिखा होता है। कंपनी ने बेबी कम होम नाम से ऐसी 5 लाख पानी की बोतलें मार्केट में लॉन्च की है। और देश की बात में बात इतिहास की। देश में नए नोटों को लेकर जो मारामारी का आलम है ये तो आगे चलता ही रहेगा और इस पर हम आपको खबर दिखाते रहेंगे, लेकिन अब इतिहास की बात करते हैं। 15 नवंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से सभी प्रमुख हैं। 1830 में 15 नवंबर को ही समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। 1949 में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को आज ही के दिन फांसी पर लटकाया गया था और 15 नवंबर 1961 को संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई थी। 1982 में भूदान आंदोलन का आधार आचार्य विनायक नरहरि भावे उर्फ विनोबा भावे का निधन आज ही के दिन हुआ था और 1986 में देश की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म हुआ था और 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य झारखंड बन गया था। और अब आज बात एक ऐसी अभिनेत्री की करते हैं जिसने आम आदमी, खासकर आम औरत
को पर्दे पर जिया, जिसने पर्दे पर सीधी साधी भारतीय कामकाजी लड़की को पर्दे पर जिंदा कर रखा। बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री विद्या सिन्हा की, जिनका आज जन्मदिन है। 8वें दशक में जब जंजीर और दीवार जैसी एंग्री यंग मैन की छवि वाली अमिताभ बच्चन की फिल्में दनादन हिट हो रही थीं, तब विद्या सिन्हा और अमोल पालेकर की जोड़ी काफ़ी हिट हुई। विद्या सिन्हा में दर्शकों को उस भारतीय नारी की छवि दिखती थी जो उनकी आम जिंदगी का हिस्सा थी। विद्या सिन्हा की रजनीगंधा, छोटी सी बात, पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों का जो प्रदर्शन हुआ वो 3 दशक से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी उनकी ताजगी जस की तस है। तो विद्या सिन्हा के फिल्मों के कुछ गीतों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।